इसलिए मेरा ये एक छोटा कदम है कि अगर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो मैं उन्हें उनके बस्ती में जाकर शिक्षा के प्रति जागरूक कर सकूँ। अभी और किन किन चीज़ों की आवश्यकता मूल रूप से आपको पड़ती है, जिसमें आपको लगता है कि शायद ये सारी चीज़ें भी अगर सुविधाएं, क्योंकि आपको ही फाइनेंशियली तो उनसे आप कुछ ले नहीं रही हैं। वो जिलाधिकारी का फ़ोन आया था मुझे, आलोक रंजन घोष थे उस वक्त वहाँ के डीएम। तो उन्होंने फ़ोन किया कि आपको किस चीज़ों की कमी हो रही है, आप वो बताइए मुझे। वैसे बच्चियाँ जिनको ज़रूरत पड़ गया उन्हें मैं सैनिटरी पैड प्रोवाइड करती हूँ। उसके लिए मैंने एक बॉक्सेस बनाए हैं और सैनिटरी पैड बैंक जो काफ़ी हमारे मीडिया में भी प्रचलित हुआ था। बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं, उनके मम्मी पापा सब्जी बेच रहे होते हैं, अंडे की दुकान है, झाल मुड़ी ट्रेनों में बेचते हैं, मछलियाँ बेचते हैं, उनके बच्चे हैं। कभी कभी कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके मदर फादर बुलाने आ जाते हैं कि चलो दुकान खाली है। शायद आपको नहीं पता है कि आप किन की मदद कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं जिनका कोई मदद करने वाला नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश शांडिल फिर एक नई कहानी के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ और मेरे साथ है एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने तमाम संघर्षों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपने टीचिंग प्रोफेशन को जारी रखते हुए बाकी बचे हुए समय से स्लम के बच्चों को पढ़ाने का न सिर्फ काम करती है बल्कि उनको अनोखे तरीके से पढ़ाती हैं। वैसे बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं है, वैसे बच्चों के लिए ये खुद सहारा बनकर खड़ी हुई हैं और उनको जीवन में आगे बढ़ाने में अपना सबसे ज़्यादा योगदान दे रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने अपने इस अब तक के सफ़र में किया है। तो चलिए बिना देर किए हुए उन्हीं से बात करते हैं। उनका नाम है अनुभूति जी। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। नमस्ते सर। तो सबसे पहले तो आपका भी मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ और मैंने आपको आमंत्रित भी इसलिए किया है क्योंकि आपकी जो एक्टिविटी है, जो चीज़ें आप कर रहे हैं लोगों के लिए, आप जिस तरीके से समाज में काम कर रहे हैं वैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पे आमतौर पे लोग अच्छे लोग अपने से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शुरुआत करते हैं। तो जिस तरीके से आमतौर पर कि एजुकेशन जब आप लोग करते हैं, खास करके लड़कियों की बात करें, और जैसा कि आपके बारे में जो जानने को मिला कि जब आप पढ़ाई कर ही रही थी तभी आपकी शादी हो गई। तो पढ़ाई के दौरान तो कुछ तो और भी ख्वाब होगा या कोई गवर्नमेंट जॉब या वगैरह वगैरह, लेकिन उसी बीच में जब शादी हो गई तो कैसा अनुभव रहा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई छूट जाएगा? और जब आप शादी करके गई तो क्या वहाँ पे आपको पढ़ाई का मौका मिला? हाँ, मुझे तो ये ज़रूर लगा कि मेरी पढ़ाई रुक जाती है। आमतौर पे अधिकतर महिलाओं के साथ यही होता आया है कि शादी के बाद पढ़ाई रुक जाती है। लेकिन मेरा ये पढ़ाई का जो दौर है ससुराल में जाके और भी रफ्तार पकड़ लिया। अच्छा। क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मैं बीए पार्ट 2 की स्टूडेंट थी। फिर तुरंत थर्ड पार्ट का एग्ज़ाम आ गया। फिर मैं खगड़िया, मेरा एसएम कॉलेज भागलपुर में सेंटर पड़ता था। फिर मैं खगड़िया से 70 किलोमीटर दूर भागलपुर जाके एग्ज़ाम देती थी। और फिर उसके बाद मैंने म्यूज़िक से एमए कंप्लीट किया शादी के ही बाद। उसके बाद हमारा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस हुआ। फिर मैंने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किया। फिर मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया और बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी भी हमारा कंप्लीट हुआ। और मैं उर्दू लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखती हूँ और इससे भी हमारा उस्तानिया शादी से पहले हुआ था। शादी के बाद मैंने फोकानिया कंप्लीट किया। मतलब उर्दू भी आप जी जानती हैं? जी। ओके। तो इन सारी चीज़ें जो आप बता रही हैं ये उन लड़कियों के लिए खास करके एक बहुत बड़ा मैसेज है जिन लोगों को लगता है कि पढ़ाई अगर शादी हो गई तो उसके बाद पढ़ाई नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर आपके अंदर ये इच्छा शक्ति है कि मुझे पढ़ना है और कुछ करना है तो उसमें कोई बाधा नहीं आती है। बस वो आपके इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि आज के समय में खास करके अगर हम कलयुग की बात करें तो हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो निश्चित तौर पर जैसा आपने बताया कि आपकी शादी हुई और शादी होने के बाद आपने इतनी सारी डिग्रियां ली और डिग्री लेने के बाद आपका टीचर में भी, सरकारी टीचर में भी आपका जॉब हो गया। तो सब कुछ जब अच्छा चल ही रहा था जीवन में तो क्या ज़रूरत था ये टेंशन लेने के लिए? आराम से सुबह स्कूल जाते, शाम को छुट्टी होती, घर आते, अपना टाइम अपने फैमिली बच्चों के साथ देते। तो क्या ज़रूरत था उन बच्चों को जा कर के पढ़ाने के लिए, उनके बीच समय अपना देने के लिए, और वो भी फ्री में? क्या वजह रहा इसका? एक्चुअली मेरी जो पोस्टिंग है वो मेरे मायके खगड़िया में है। अच्छा। दरभंगा हमारा ससुराल हुआ और यहाँ पटना में मेरी फैमिली, बच्चे और हस्बैंड रहते हैं। तो जब मैं स्कूल से आती थी तो मैं डे बाई डे डिप्रेशन का शिकार हो रही थी क्योंकि मेरे बच्चे और हस्बैंड हमसे दूर थे। तो मुझे ये लगा कि जब मैं अपने बच्चों को वहाँ नहीं रह के पढ़ा पा रही हूँ तो अगर यह टाइम मैं किसी स्लम के बच्चों को के लिए दे दूँ
तो शायद मेरे जीवन का यह सार्थक प्रयास होगा। और फिर मैं ये कार्य शुरू की और मुझे लगता है कि मैं आज 2 बच्चों को जहाँ मिस कर रही थी, आज हमारे गार्गी पाठशाला में 150 बच्चे हैं। तो शुरुआत कैसे हुआ? जैसे आपको, जैसे जब आपने सोचा होगा कि हाँ चलिए हमें उन बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को क्या, उनको बच्चे अपने आप आपके पास आ गए या फिर उनके पेरेंट्स को जाके समझाना पड़ा या भरोसा देना पड़ा होगा? क्या हुआ वो घटनाक्रम बताइए। नहीं, स्कूल में जब मैं ये कार्य कर रही थी लंच आवर में, मैंने देखा कि वहाँ की बच्चियों का 10th तक जाते-जाते शादी हो जा रहा था और उनकी पढ़ाइयाँ रुक जा रही थी। तो मैं उनसे बात करती थी, क्यों पढ़ाई रुक गई, क्यों तुम शादी कर ली? तो मैम मम्मी का प्रेशर था, हमारे 2-3 भाई-बहन हैं, सबको पढ़ाना संभव नहीं है, पढ़ाई का खर्च नहीं निकल पा रहा है। तो मुझे लगा कि अगर इन बच्चों को मैं कम से कम हुनरमंद बना दूँ, उनको इतना हुनर दे दूँ कि घर बैठे ही वो कुछ अर्न कर लें और अपने पढ़ाई को जारी रखें। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में सब चीज़ तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर ही रही है, जो उनका कॉपी, पेन, इन सब का जो खर्च था, वो इन हुनर से निकाल सकती हैं। तो मैं लंच आवर में उन लोगों को जैसे पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटिशियन कोर्स, मेकअप आर्ट वगैरह चीज़ सिखाया, मेहंदी लगाना सिखाया। और बच्चियाँ घर बैठे ही आज ये सब चीज़ करके, अगर आप इस तरह से इन्हें जोड़ें कि अगर 100 रुपया भी वो पर डे कमा रही हैं, तो 3000 रुपया मंथ में वो निकाल लेती हैं, तो शायद उनके पढ़ाई में ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन ये आप तब कर रही थी जब आपको उस बीच का समय मिलता था, दोपहर का लंच का जो समय मिलता था, उस समय में भी आप ये काम कर रही थी। जी। तो फिर वहाँ से आकर के फिर जो आप स्कूल के बाद जो आपने ये गार्गी पाठशाला की जो शुरुआत की, उसमें जो आप बच्चों के को बुलाने के लिए आपने क्या क्या किया और कैसे जाकर के उनको, पेरेंट्स को समझाया आप? जब मैं इन कार्यों का वीडियोस बना के अपने सोशल मीडियाज पे डाल रही थी कि और भी टीचर्स इनसे प्रभावित हों और वो भी अपने विद्यालय में ऐसा कार्य करें, तब मुझे इसी बीच विकास वैभव सर, जो हमारे आदरणीय IPS विकास वैभव सर हैं, उन्होंने, उनके ऑफिस से मुझे कॉल आया कि आपको मैं बिहार दिवस पे सम्मानित करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा मैं शायद सही दिशा में जा रही हूँ कि जहाँ मेरे कार्यों की सराहना की जा रही है कि आज मुझे बिहार दिवस पे उन्होंने सम्मानित करने के लिए मुझे बुलाया है। तो मुझे लगा कि अगर मैं इतना प्रयास करके वहाँ तक पहुँच सकती हूँ, तो अगर दूसरे बच्चों को, जो स्लम के बच्चे हैं हमारे, उनके लिए अगर कुछ सार्थक प्रयास कर दूँ, तो मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा कदम होगा। किन किन तरह के फैमिली बैकग्राउंड के वो बच्चे हैं, उनके पिता क्या करते हैं और क्या क्या चैलेंजेस आती हैं उन लोगों को, बच्चों को पढ़ाने में आपको? बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं। उनके मम्मी पापा सब्जी बेच रहे होते हैं, अंडे की दुकान है, झाल मुड़ी ट्रेनों में बेचते हैं, मछलियाँ बेचते हैं, उनके बच्चे हैं। कभी कभी कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके मदर फादर बुलाने आ जाते हैं कि चलो दुकान खाली है, तुम्हें वहाँ दुकान पे बैठना होगा। गोलगप्पे बेचने वालों के बच्चे हैं, उन्हें भी बुला के ले जाया जाता है कि मैम 2 घंटा तो शाम में मिलता है, उस वक्त कमाने के लिए। करेगा तो पढ़ने बैठ जाएगा तो फिर कमाएगा कैसा? तो फिर उन लोगों के पेरेंट्स को मैं समझाती हूँ कि पढ़ाई पहले ज़रूरी है। तो इसका असर होने लगा है, धीरे धीरे वो लोग अपने बच्चों को मेरे गार्गी पाठशाला में भेज रहे हैं। तो क्या वो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं क्या? स्कूल में नेम जरूर है, कुछ बच्चों का है, तो वहाँ से भी बहुत सारी सहायता प्राप्त होती है गवर्नमेंट स्कूल में। 3 लोगों का मानना है नामांकन करवा दो, सारी हमें सुविधा फैसिलिटीज, हाँ। हाँ, तो उस वजह से सिर्फ नाम है। अगर आप उन बच्चों को देखिए तो लगता है कि नहीं, इन्हें भी पढ़ाने की ज़रूरत है। स्कूल जाएंगे तभी तो आज इतने अच्छे अच्छे शिक्षक विद्यालयों में भी BPSC से आए हैं और भी टीचर हमारे पहले से हैं, तो सब लोग मिलकर अच्छा पढ़ाते हैं। इसके बावजूद ये बच्चे को विद्यालय जाने ही नहीं मिल पाता है, तो कम से कम शाम में वो तो मुझे घर पे मिलेंगे। इसलिए मेरा ये एक छोटा कदम है कि अगर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो मैं उन्हें उनके बस्ती में जाकर शिक्षा के प्रति जागरूक कर सकूं। मतलब आज भी वैसे परिवार हैं जो शिक्षा के महत्व को उतना नहीं समझते हैं। हो सकता है कि उनकी गरीबी उनके सामने आके खड़ी है, जिस वजह से वो बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम में, जी, तो उस वजह से शायद हमें लग रहा है कि, लेकिन क्या कोई ऐसा आपके पास कोई साथ वाकया हुआ था जिसमें आपको पहली बार जाने के बाद किसी ने साफ मना किया हो कि नहीं नहीं हमारे पास तो बिल्कुल समय नहीं है या फिर हम बच्चे को नहीं जाने देंगे, ऐसा कुछ? बहुत बार ऐसा होता है। मुझे उनके घर पे जाना होता है तो हमें ये बोला जाता है कि अभी दुकान पड़ गया है, अभी वो नहीं आ पाएगा। मैम समय थोड़ा बदल दीजिए ना, थोड़ा आप 1 घंटे लेट आ जाइए, 1 घंटे पहले आ जाइए। जबकि आप उनसे कोई चार्ज नहीं कर रही हैं। चार्ज नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है ये। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि अभी भी वैसे बच्चे हैं
उनके भविष्य के लिए बहुत लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि बहुत सारी मैंने देखा आपका वीडियो की कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आप सिखाती हैं, किताबें उनके पास नहीं होते लेकिन अलग अलग एक्टिविटीज़ आप करती हैं, तो उसका क्या मतलब है और क्यों उस तरीके से आप उन चीज़ों को पढ़ा रही हैं? देखिए, खासकर स्लम के जो बच्चे हैं वो वैसे बच्चे हैं जो समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल विमुख हैं। उनको ये पता ही नहीं होता है कि शिक्षा का क्या महत्व है, या कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बड़ों से बातें करना है, छोटों को कैसे प्यार देना है। क्योंकि उनके पेरेंट्स ही यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अपने बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं उन्हें कॉपी कलम लेके बिठा दूँ पाठशाला में, तो शायद वो नहीं आएंगे। जब वो स्कूल नहीं गए तो वो पाठशाला में क्यों आएंगे, क्योंकि वो तो शाम है और वो भी उनके खेलने का समय है, कमाने का समय है। तो मैंने उसमें एक नवाचार विधि के द्वारा उन्हें पढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें बच्चे खेल खेल के माध्यम से लिखना और पढ़ना सीखते हैं। मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन सिखाना है बच्चों को, कि अपना परिचय दो, और उसे मैं कॉपी कलम पे कहूँ बेटा अब लिखो मेरा नाम ये है, मेरे मम्मी पापा का नाम ये है, तो शायद वो नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया कि सारे बच्चों को सर्कल बना के खड़ा कर देती हूँ और उसके बीच में मैं खड़ी हो जाती हूँ। किसी एक और मैं उस खेल का नाम देती हूँ इंट्रोडक्शन राउंड। अच्छा। कि जिस बच्चे के पास ये बॉल मैं फेंकूंगी उसे अपना परिचय देना है, तो उसमें बच्चों के अंदर ये तत्परता बनी रहती है, मैं पहला बॉल मुझे फेंकिए, अच्छा, मैं दूंगा। मतलब थोड़ा इंटरटेनिंग हो जाता है। इंटरटेनिंग हो जाता है। मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर ही हमको बताना है, तो उसे मैं टीएलएम के माध्यम से बताती हूँ कि हाँ मैं माचिस के डब्बों पे असेंडिंग ऑर्डर बनाती हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर बनाती हूँ। बच्चों को मैं इसे बढ़ाऊँगा, मैं इसे पीछे की ओर करूँगा। तो खेल खेल में वो इतनी चीज़ों को सीख के जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उन्हें मैंने क्या बताया। जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठने का तरीका, अब ये तो नहीं है कि उनके घरों में डाइनिंग टेबल होंगे और बच्चों को माँ सिखाएंगे कैसे आपको स्पून पकड़ना है। तो मैं उन्हें खेल खेल में वो बताती हूँ, बेटा हम लोग के यहाँ ये गेस्ट आएंगे, उन्हें वेलकम करना है, उन्हें सबसे पहले नमस्ते करना है, चेयर पे बिठाना है, आप ट्रे में नाश्ता लेके जाओगे, पानी ढका हुआ होना चाहिए। इस तरह से बच्चों को मैं बताती हूँ और उन्हें वो खेल लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि जीने का एक नया ढंग सिखा रही हूँ। अभी और किन किन चीज़ों की आवश्यकता मूल रूप से आपको पड़ती है जिसमें आपको लगता है कि शायद ये सारी चीज़ें भी अगर सुविधाएं, क्योंकि आपको ये फाइनेंशियली तो उनसे आप कुछ ले नहीं रही हैं, तो और किन किन चीज़ों की आवश्यकता आपको महसूस होती है जो अगर आपको वैसा कोई सपोर्ट करे या कोई मदद करे इस ऑर्गेनाइजेशन को और डेवलप करने में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रीच आउट करने के में, तो आप क्या उसमें ऐसा मदद चाहती हैं? बच्चों को स्टेशनरी का बहुत प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए कि अगर मैं उन्हें कहती हूँ कि एक राइटिंग कॉपी तुम्हें लानी है या पेंटिंग की बुक लानी है, तो बच्चे इतना नहीं कर पाते हैं। मतलब एक राइटिंग बुक भी वो नहीं खरीद पाते हैं। अगर मान लीजिए 150 बच्चे हैं, उनमें से अगर 10 बच्चे ला रहे हैं और 140 बच्चा हमारा नहीं ला रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे वो बुरा लगेगा कि 10 बच्चे तो ले ही आएंगे। मैं अगर कंपटीशन कर दूं कि पेंटिंग कंपटीशन है कल और इसके लिए तुम्हें फर्स्ट प्राइज ये मिलेगा, तो शायद 10 बच्चे ले भी आए। अच्छा, मतलब कुछ कंपटीशन में गिफ्ट का अनाउंसमेंट के बाद भी मात्र 10 बच्चे ही ऐसे हैं जो, हाँ, और लगभग 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब कलर लेना है तो बच्चे नहीं उतना ला पाते हैं, जिससे कि मेरा वो क्लासेस रुक जाता है। अगर कोई चाहते हैं कि इनके लिए कुछ कर सकें, तो कभी कलर स्टेशनरी आइटम कुछ कर सकते हैं, इसके लिए तो बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा हमारे लिए। मतलब इससे साफ पता चलता है कि जिस बैकग्राउंड से वो बच्चे आ रहे हैं, जिस फैमिली बैकग्राउंड से वो बच्चे आ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है, यानी कि वो अपने रोज जीवन यापन करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है उनके लिए। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ों को उपलब्ध कराने में मैं आग्रह करूँगा कि जो भी इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इनका काम बहुत अच्छा है, तो निश्चित तौर पे वैसे बच्चों की मदद के लिए आप लोग आगे आइए और उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी कोई अपना समय जो दे रहा है उसमें और हौसला बुलंद करके उन बच्चों के लिए आगे कुछ कर पाएंगे। आलोचनाएं किन किन प्रकार की झेलनी पड़ी आपको, खास करके जब आप सामाजिक स्तर पे उतरते हैं तो लोगों को लगता है कि ये दुनिया का सबसे बेकार काम है। लोगों को लगता है कि आप आईएएस बन जाइए, भले उसके जीवन में कोई एक काम मत कीजिए उसका, लेकिन अगर आप आईएएस है तो वो आपको सम्मान देता रहेगा। लेकिन आप कुछ वैसे काम में चले गए जहाँ से सोशल वर्क टाइप का काम है, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत बेकार काम में है, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही सोचने लगते हैं। तो उस चीज़ के दौरान आपको किन किन सवालों का सामना करना पड़ा या किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा। जैसे मैं विद्यालय में ये कार्य कर रही थी, तो बहुत सारे स्टाफ्स को पसंद भी नहीं आता है कि आप ये क्या कर रहे हैं,
ये स्कूल है, आपने स्कूल को क्या बना दिया है, यहाँ पार्लर का कोर्स आप सिखा रही हैं, आप मेकअप आर्ट सिखा रही हैं। लेकिन उनके पीछे की चीज़ों को वो नहीं देख रहे हैं कि अगर ये हुनर बच्चियों को दे दिया जाए तो शायद उनके जीवन में ये बहुत बड़ा ये जो आप बीच के टाइम में जो आप सिखाती हैं, मतलब जो लंच का टाइम होता है, जी। उस लंच के टाइम में आप एक्स्ट्रा करिकुलम में उन्हीं बच्चों को सिखाती हैं आप। जी, वहाँ मुझे दिक्कत हुआ, स्कूल में भी ये दिक्कत हुआ। कुछ ग्रुप्स में मैं थी, तो उसमें कुछ मीडिया वालों ने लिखा भी कि ऐसी महिलाओं को मंच मिलना चाहिए। तो उसमें हमारे ही एक शिक्षक थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि विद्यालय से बड़ा मंच कोई नहीं होता है। शायद वही लाइन हमारे जीवन का मूल मंत्र बन के रह गया और मुझे लगा कि मुझे विद्यालय में ये कार्य करना ही चाहिए। लेकिन वहाँ बहुत सपोर्ट नहीं होने के कारण मैं इसे लंबा नहीं खींच पाई। लेकिन मुझे इस बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी, हमारे जिलाधिकारी महोदय समूह का और प्रशासनिक सपोर्ट मिलता रहा कि आप करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। तो उसके बावजूद मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ ज़्यादा दिन सर्वाइव कर पाऊँगी। मेरी तो कुछ बच्चियों ने पार्लर भी खोला और मेहंदियाँ यहाँ लगा रही हैं या घरों में जाकर या उनके घर पे आते हैं। तो आलोचना जगह जगह मिलता रहा। परिवार में भी शुरू में जैसे ये पेरेंट्स ही होते हैं तो मेरी परेशानी को देखते हुए ये कहते थे बेटा ये क्या कर रही हो, तो आराम कर लो। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मैं सही दिशा में जा रही हूँ और मुझे ये आगे चल के एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा बच्चों के एजुकेशन के क्षेत्र में। शायद आपको नहीं पता है कि आप किनकी मदद कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं जिनका कोई मदद करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि अगर उनके माता पिता उनके लिए पढ़ाई के लिए कुछ व्यवस्था तक नहीं कर पाते हैं, वहीं एक दूसरी तरफ एक ऐसे पेरेंट्स है जो अपने बेटे अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है पढ़ाई के लिए। तो उसी जगह वो बच्चे जिनको कुछ भी एक किताब तक जैसा कि आपने कहा कि किताब तक हासिल नहीं है, उसको भी प्राप्त करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो ये अपने आप में बहुत तारीफ की बात है। आने वाले भविष्य में और क्या क्या आपकी योजनाएं हैं जो उन बच्चों के लिए आप करना चाहती हैं या इसको बड़े स्तर पे आप करना चाहती हैं? एक चीज़ मैंने और भी देखा गार्गी पाठशाला में, जो हमारे बच्चे आते हैं वो बहुत स्वस्थ नहीं दिखते हैं और उनके पेरेंट्स भी जो आते हैं कभी खांसते हुए, कभी बहुत कुपोषण का शिकार दिखते हैं, बच्चे भी उसी तरह के दिखते हैं। तो मुझे लगा ना कि अगर मैं हेल्थ के दिशा में कुछ कर सकूं तो ये भी बेहतर प्रयास होगा, क्योंकि स्वस्थ रहेगा बिहार तभी तो पढ़ेगा बिहार, मेरा यही स्लोगन था। तो चूँकि हमारे पापा भी एक होम्योपैथ चिकित्सक हैं, जिन्हें हाल ही में अभी मंगल पांडे जी के द्वारा भी बेस्ट चिकित्सक का अवार्ड से भी नवाजा गया है, और मेरी माँ भी हेल्थ, अच्छा, मतलब आपका पूरा एजुकेशनल फैमिली। हाँ, हाँ वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट में थी, अभी सेवानिवृत्त हुई हैं 30 तारीख को। आपके माता जी? जी, और हमारा BHMS था। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो वो प्रेरणा था पापा का कि मुझे शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में कुछ करना चाहिए, तो मैंने ये संकल्प लिया और सोशल मीडिया पे आज मैंने वीडियो भी डाले हैं कि मैं 38 जिलों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाऊंगी। ओके। इसमें मैंने कुछ डॉक्टर्स के साथ मिलकर एक चैप्टर्स बनाया है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ, फिजियो आर्ट, MBBS सब हैं, PMCH, NMCH के डॉक्टर्स हैं। तो इन लोगों के साथ मिलकर मैं अभी तक 4 जिलों में लगा चुकी हूँ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, और अभी 38 ज़िला में मेरा 34 ज़िला बाकी है जहाँ मुझे यह कैंप लगाना है, क्योंकि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी वो पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब जिस तरीके से आप इन योजनाओं पे काम कर रही है ये, और एक बहुत बड़ी बात है कि वैसे बच्चे जिनके पास स्वास्थ्य की भी, मतलब एक तरह से साफ साफ पता चल रहा है कि घर में राशन की भी व्यवस्था उचित तरीके से नहीं है, जिस वजह से उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर नहीं है, और जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो आपने बताई है वो सब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लोग क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं इसका कोई फ़र्क शायद आपको नहीं पड़ा है, तभी आप इस जगह पे हैं। अंत में एक सवाल लेना चाहेंगे कि पारिवारिक चीज़ें मैनेज करना कई बार मुश्किल हो जाती है जब आप बाहरी तौर पे ये सारी एक्टिविटी करते हैं, तो कभी बच्चों के तरफ से या फैमिली या हस्बैंड की तरफ से या कुछ और, ये कभी लगा कि ये क्या कहाँ उलझ गए, समय तो यहाँ देना चाहिए था या फिर हम लोग को टाइम स्पेंड करना चाहिए था, तो उधर से कभी कोई अड़चन आई क्या? अड़चन तो नहीं ही आई। अगर जैसे कहते हैं ना कि किसी पुरुष की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो अगर आज मैं आपके मंच पे बैठी हूँ तो मैं इसके पीछे मेरे पति का हाथ है और मेरे बच्चों का हाथ है। क्योंकि मैं मायके में जॉब करती हूँ और मैं 2017 में ही वहाँ योगदान कर चुकी थी। अच्छा। और ये 8 साल का जो हमारा सफ़र है, इस बीच मेरे हस्बैंड ने मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाया, उनके सारे रूटीन को मेंटेन किया, और आज मेरे जिस भी चीज़ों को आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से ही वो पोस्ट होता है, सारी चीज़ों को वही हैंडल करते हैं।
हमारे बच्चे हमें गाइड करते हैं, हमारे बच्चे होते हुए भी। और जो मेरा छोटा वाला बेटा है, अगर पूरी कहानी के पीछे जाएँ तो ये थीम उसी का है। अच्छा, हाँ, समन क्या नाम है? अनुभव अच्छा, अनुभव वर्मा। उसका हमारा ये समर वैकेशन हुआ था और उसमें मैं लंबे समय तक 1 महीने का छुट्टी उस वक़्त मिलता था। तो मैं पक गई थी कि भाई मुझे कुछ करना है, या पड़े-पड़े छुट्टी इतनी लंबी हो गई है। तो वो बोले ना, मम्मी आप कुछ करो, कभी मैं आपको प्रोजेक्ट बनाने देता हूँ तो आप 1 घंटे में प्रोजेक्ट बना देती हैं, कभी पेंटिंग करता हूँ तो आप पेंटिंग कर देती हैं। तो फिर इन सभी कलाओं को आप अपने ही पास क्यों रखी हैं? इसको यूटिलाइज़ कीजिए। इसी बीच हमारा स्कूल खुलने वाला हुआ तो हम सोचे कि शुरू हो ही जाना चाहिए जब वो ऐसा कह रहा है। तो फिर हमने पेंटिंग क्लासेस शुरू कर दी और मेहंदी लगाने का कंपटीशन करवा दिया स्कूल में। बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। इस बीच हम अपने ज़िले के शिक्षा पदाधिकारी से भी बात हुई कि सर मैं ऐसा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे यहाँ तो कोई करना नहीं चाहता, आप कर रही हैं, तो अच्छी बात की है। बात क्या होगी। खुद जिलाधिकारी का फ़ोन आया था मुझे, आलोक रंजन घोष थे उस वक्त वहाँ के डीएम। तो उन्होंने फ़ोन किया कि आपको किस चीज़ों की कमी हो रही है, आप वो बताइए मुझे। लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा बच्चों को अवेयर करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बच्चे गरीब हैं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई चाय वाला चाय की दुकान खोलता है और उसके बच्चे कप धोते हैं तो वो कला नहीं कहलाएगा, वो उसकी मजबूरी कहलाएगी। तो हम बच्चों को अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर मैंने इन चीज़ों को थोड़ा डायरेक्शन चेंज करके एजुकेशन की तरफ लेके चली। एक मोटिवेशन के तौर पे हम एक संदेश आपसे लेना चाहेंगे। उन लड़कियों को आप कैसे मोटिवेट करना चाहती हैं या क्या मोटिवेट करना चाहती हैं जो सिंपल 10th के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं, 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं, ग्रेजुएशन तो किसी तरीके से कर लेती हैं लेकिन उसके बाद उनके अंदर कोई हौसला नहीं रहता है। और ये सवाल मैं सिर्फ आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने शादी के बाद कई सारी डिग्रियाँ ली और ना सिर्फ डिग्रियाँ आपने हासिल की बल्कि साथ में एक सरकारी शिक्षक के तौर पे भी अपनी नियुक्ति अपने दम पे आपने हासिल की। तो उन लड़कियों के लिए आपके पास क्या मैसेज है, क्या मोटिवेशन है? मैं यही कहूँगी कि कहीं भी ये नहीं सोचना है कि मेरी शादी हो गई तो मेरे जीवन का अंतिम पड़ाव यही था। हम जहाँ से शुरू होते हैं ना, हमारा पड़ाव वहाँ से शुरुआत की ओर बढ़ता है। तो बच्चियों के मन में ये जो बैठ जाता है मेरी शादी हो गई, ससुराल या फिर जिनकी शादी नहीं भी हो गई और बीच में पढ़ाई छोड़ दिया छोड़ उन्होंने? जी। दिया है, तो रुकना नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पढ़ने में अच्छे नहीं हैं तो आप बैक बेंचर बन के रह गए और कहीं पढ़ाई नहीं कर पाए, तो ऐसी कोई बात नहीं। आज के इस युग में, टेक्निकल युग में इतनी सारी विधाएं हैं। अगर आप एक मिथिला पेंटिंग को ही उठाइए तो आज कितना ट्रेंड में है। एक साड़ियाँ ही 5,000 4,000 की आती हैं। तो अगर बच्चियों को मैं मिथिला पेंटिंग के लिए ही अवेयर कर दूँ कि आप इसको सीखिए तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मान लीजिए उनके ससुराल में बंदिश है, मुस्लिम फैमिली से भी बिलोंग करती हैं या बहुत बड़े परिवार में चली जाती हैं जहाँ से निकलने के लिए उन्हें नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि वो घर में बैठ के भी उन चीज़ों को करके अपना एक पहचान बना सकती हैं। अभी कई सारी महिलाएं मेरे सामने हैं जो मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य कर रही हैं और काफ़ी सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं और उनकी एक अलग पहचान है। तो मैं उन बच्चियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि रुकिए मत और ना हारिए, आप जीवन में निरंतर चलते रहिए, आने वाले समय में आपके लिए ये सफलता का पर्चा जरूर लहराएगा। तो ठीक सेम मैसेज मैं उनको भी कह देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि जो लड़के भी हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनको आपसे सीख लेनी चाहिए, आपसे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि आप इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपने अपनी पढ़ाई पूरी की और ना सिर्फ कोई एक डिग्री बल्कि अनेकों डिग्रियों के साथ आप अपनी सफलता को हासिल करते हुए और अपने जीवन यापन के साथ साथ उन बच्चों के बारे में भी सोच रही हैं जिनका कोई नहीं। बहुत सारी एक्टिविटी तो आप करती हैं लेकिन और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप अगर करती हैं तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। हाँ, मैंने सैनिटरी पैड पे भी बहुत सारा काम किया है। जब मैं स्कूल में रहती थी तो कुछ बच्चियाँ मुझसे छुट्टी मांगने आ जाया करती थी कि मैम मुझे घर जाना है। तो मैं लाख पूछती थी, क्या बात है, क्यों घर जाना है? बस मैम जाना है। तो बाद में मैं दूसरे बच्चों से पूछती थी तो वो बताती थी मैम इन्हें पैड की ज़रूरत थी और इन्हें घर जाना था। तो मुझे लगा कि अगर वहाँ खगड़िया के बगल के गांव से भी कुछ बच्चियाँ आती हैं जो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेंज में गांव है, तो सोचिए स्कूल से जाने में वो 6-7 किलोमीटर का सफ़र उनके लिए कितना बहुत लेंदी रहता होगा। तो मुझे लगा कि स्कूल में सैनिटरी पैड बैंक ही मैंने खोल दिया। अच्छा। हाँ, जो मैं अपने पैसों से ही चलाती हूँ। वैसे बच्चियाँ जिनको ज़रूरत पड़ गया
उन्हें मैं सैनिटरी पैड प्रोवाइड करती हूँ। उसके लिए मैंने एक बॉक्सेस बनाए हैं और सैनिटरी पैड बैंक जो काफ़ी हमारे मीडिया में भी प्रचलित हुआ था कि आपने ब्लड डोनेशन सुना होगा, अलग अलग चीज़ों का डोनेशन सुना होगा, लेकिन सैनिटरी पैड बैंक मैंने पहले बार खोला था मैसौरी स्कूल खगड़िया में। और इसके बाद स्कूल में जगह जगह मशीनें लगी, वेंडिंग मशीन लगी सैनिटरी पैड। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं उन लड़कियों में जो इसका इस्तेमाल सही तरीके से या इसके लिए अवेयर, क्या अभी भी आपको लगता है कि इसकी अवेयरनेस कम है गाँव में? जी, बहुत ज़्यादा। अभी भी इसके प्रति महिलाएं जागरूक नहीं हैं। उनके अंदर ये लगता है क्या कि ये पैसे की बचत हम कर लेंगे, और वो गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं, गंदे कपड़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे कितनी ज़्यादा बीमारियां उन्हें हो रही हैं, उन चीज़ों को वो समझने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि गांव-गांव में जाकर मैं अपने डॉक्टर्स के साथ भी कैंप लगाऊं और उन्हें सैनिटरी पैड के प्रति भी जागरूक करूं। अभी तक मुझे लगता है कि मैंने इस फील्ड में 20 कैंप जरूर लगाए सैनिटरी पैड पे, और मैं छोटे-छोटे बस्तियों में जाकर उन्हें देती हूँ और उसके प्रति अवेयर करती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करें। और इधर मैं ब्लड डोनेशन से भी जुड़ी हुई हूँ एक संस्थान से। अभी मेरी हाल ही में एक कलीग हैं, उनके फादर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उनका प्लेटलेट्स डे बाय डे डाउन होता जा रहा था। और वो मुझसे रोकर बोली कि मैम आप इतना काम करती हैं, मुझे ब्लड चाहिए था, लेकिन मुझे ब्लड बैंक वाला ब्लड नहीं चाहिए था क्योंकि वो रिएक्शन कर जा रहा है, मुझे डोनर चाहिए। तो मैंने ग्रुप पे अपने मैसेज डाला और अचानक से 22 साल का युवक तैयार हो गया ब्लड देने के लिए। जो 50,000 था उनका Latest. हाँ प्लेटलेट्स, वो 85,000 पे तुरंत आ गया। और वो वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पे डाली कि मैं स्पेशल थैंक्स अनुभूति मैम का करूँगी। इसी तरह से मेरे कई स्टाफ हैं जिनको ज़रूरत पड़ता रहता है या मेरे फैमिली में, तो मैं उन्हें ब्लड के लिए भी प्रोवाइड करती रहती हूँ कि उन्हें ये सुविधा मिल जाए अपने संस्थान से जुड़कर। तो अनुभूति जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि ईश्वर आपको और शक्ति दे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, वैसे लोगों की मदद कर पाए जिनकी ज़रूरत है, उन बच्चों को पढ़ा पाएँ और ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े, जिसमें हेल्थ टीम के भी लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लाभ पहुँचाएँ। आपने अपनी कहानी हमारे मंच पे आके शेयर की, इसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी स्टोरी के मंच से जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगी कि अगर आप भी हमारे स्लम के बच्चों के लिए कोई हेल्प करना चाहते हैं, चाहे कोई स्टेशनरी आइटम या फिर उनका कोई खर्च पढ़ाने का, कपड़ों का, तो आप चढ़ बढ़कर इन पे हिस्सा लीजिए। हमारे जीवन का एक यही तो रास्ता है जहाँ से हम सही कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। और कम से कम अपने बच्चों का बर्थडे हमारे स्लम के बच्चों के साथ ज़रूर मनाएं। उनके चेहरे पे हंसी को देखकर आपको बहुत खुशी मिलेगी। इसलिए एक छोटा प्रयास मेरी तरफ से आप लोग ज़रूर करें।